महाराष्ट्र के कद्दावर ओबीसी नेता अविनाश ठाकरे ने काटोल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने हमारे चैनल से कई मुद्दों पर बात की, साथ ही काटोल में हुए कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि काटोल में 20-25 साल से एक ही परिवार के नेता चुनकर आ रहे हैं, लेकिन वो काटोल की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अविनाश ठाकरे ने संतरा, मौसमी और कपास के किसानों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि काटोल के किसान उपेक्षित हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उनके हक के लिए भाजपा लड़ रही है। मैं खुद वहां किसानों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनता हूं और उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। अविनाश ठाकरे ने कहा कि अगर मुझे वहां से टिकट मिलता है तो मैं काटोल को बिजनेस हब बना दूंगा, किसानों की बेहतरी के लिए कार्य करूंगा। साथ ही युवाओं और बेरोजगारों को अपने क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए कार्य किए जाएंगे। ठाकरे ने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखी। आप भी देखिए अविनाश ठाकरे ने हमारे चैनल से बात करते हुए क्या कहा। इस वक्त मेरे साथ अविनाश ठाकरे जी हैं। अविनाश ठाकरे जी भाजपा के कद्दावर नेता हैं और ओबीसी का बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में काफ़ी कार्य करते हैं और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो काटोल है। तो स्वागत है आपका नागपुर टुडे में। नमस्ते। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन का खैर बिगुल तो नहीं बजा है, लेकिन तैयारी पूरी तरह से जोरों शोरों पर है। तो आपकी इसमें क्या तैयारी चल रही है, पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार बनाने जा रही है जी, तो हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी तरह से तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी ठहर रही है, पब्लिक में जाने के प्रोग्राम बना रही है और जो लोगों को काम में ऐसी सारी की सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से और महायुति की सरकार की तरफ से हम अमल में ला रहे। लाडली बहना योजना है, लाडला भाई योजना है, किसानों को नुकसान जो हो रहा है उसके लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टर ये हम लोग दे रहे हैं। उसमें एक ई सर्वे की जो कंडीशन थी वो भी सरकार ने हटा दी है। तो मोटा मोटी जो लोगों को चाहिए है, जो समस्याएं है वो समस्याओं के ऊपर जो सोल्यूशन है और सारे समाज को साथ में लेके, सारे समाज को लेके एक विकास की राह पर चलते हुए हम लोग महायुति की सरकार लाने के लिए जो भी जरूरी पड़े वो सारा का सारा नियोजन हमारी ओर से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में। चलिए अविनाश जी, जैसे आप काफ़ी बड़ा चेहरा माना जाते हैं ओबीसी का, तो बेसिकली आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि काटोल में आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं और टिकट की भी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक भी है आपका जो संभावित चेहरों में आपका नाम है, अगर आपका टिकट वहाँ पर होता है काटोल में, तो काटोल के लिए क्या कार्य करेंगे और वहाँ पर जो आपका ओबीसी समाज है, पिछड़ा समाज है, उसके लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, ओबीसी समाज के लिए तो मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मतलब मैं वर्कर ही ओबीसी जो चळवळ चलती है महाराष्ट्र में उसमें से आया हूँ, फिर राजनीति में आया हूँ। तो काफ़ी सालों से हम लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं। जो भी सरकारी आए, सरकार के साथ में संघर्ष करके हमने हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करने की कोशिश भी की। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमें संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने ओबीसी की क्रीमी मर्यादा जो है उसको भी अभी हमने बढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ में बीच में ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो गया था, तो तब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमने रास्ते पर उतर के, सड़क पे उतर के सरकार महाविकास आघाड़ी के विरोध में कार्य किया। फिर जैसी हमारी सरकार आई हम कोर्ट में गए, माननीय देवेंद्र जी कोर्ट में गए और वहाँ पर कोर्ट में इस तरीके से प्लीड किया कि हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का हमको मिल गया। अभी बीच में ओबीसी कैटेगरी में मराठा समाज के समावेश के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसमें भी हमारी भूमिका है स्पष्ट थी। मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें हमारे मन में कोई दुविधा नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी समाज जो भी पिछड़ जाता है उसको रिजर्वेशन का लाभ लेके वो समाज के दायरे में आए, प्रगत समाज के दायरे में आए। लेकिन किसी का निवाला छीनकर कोई भी अगर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, ये सामाजिक न्याय के प्रति जो है ये आस्था उनकी नहीं, ये दर्शाता है। इसलिए हमने उसमें आने में विरोध किया, उसमें भी हमारा संघर्ष चलता रहा। एजुकेशन सिस्टम ओबीसी के लिए अच्छा हो, इसलिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाज्योति की स्थापना माननीय देवेंद्र जी ने की। तो उस वक्त भी मैं उनके साथ में था, तब मैं ओबीसी महामंडल का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट था, तो मुझे राज्य मंत्री पद का दर्जा भी था। तो ओबीसी के लिए हमेशा हमारा संघर्ष चलते आ रहा है। अभी काटोल जो है, काटोल में हम लोग लगभग सारे ओबीसी है, वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ओबीसी मैक्सिमम तौर पर है, तो उनको ये सारी सुविधा मुहैया। तो हम लोग अभी तो चुनाव की तैयारी चल रही है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी
जो भी ओबीसी का विषय लेके काटोल से आता था, हमने उनको जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी वो सुविधा मुहैया कराई है। अब उस कंस्टिट्यूंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो गत 25 सालों से वहाँ पर एक ही परिवार के हाथ में सत्ता है, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, काश्तकारों के जेब में पैसा जाना चाहिए, युवाओं के हाथ में रोजगार आना चाहिए, ये सब वहाँ पर नहीं दिखता। इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। इंडस्ट्रियल बेस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती है वो व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। ना नहर है, ना डैम है, इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज इतनी बड़ी रेलवे लाइन जो है, एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है काटोल जिसके सेंटर से एक रेलवे लाइन जा रही है, 5-5 स्टॉपेज है वहां पर। तो अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी के बीच में से फ्रॉम द हार्ट ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी अगर रेलवे लाइन जाती है तो उसमें कुछ हब भी आने चाहिए थे। मतलब जैसा अभी ड्राईपोर्ट हब है या कॉटन हब है, या जैसा अभी काटोल नरखेड़ जो है ये विधानसभा क्षेत्र में ऑरेंज जो है संतरा उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर, तो एक ऑरेंज हब होना चाहिए वहां पर। सेग्रीगेशन की व्यवस्था होना चाहिए, या फिर जूस कन्वर्शन में उसका कन्वर्जन टू जूस, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए वहां पर उस तरीके से, ताकि अगर काश्तकारों को अगर थोड़ी सी तकलीफ हो, कोई असुविधा हो, या फिर उनको कोई नॉलेज गेन करना हो इसमें, जैसे लिंबू वर्गीय हम लोग उसको खेती है, तो वो वहां पर पास ही जाकर वहां पर अधिकारी से चर्चा करे कि इसमें हम लोग क्या करना चाहिए। तो ये एक जो ग्रामीण बेल्ट है, काटोल जो है ग्रामीण बेल्ट है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सोयाबीन निकलता है, ऑरेंज निकलता है, कपास निकलता है। तो उनके जीवन में परिवर्तन आए इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर गत 25 वर्षों से नहीं हुई है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ का कि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, खाली लोगों को उल्लू बनाना, चुनाव आए कि पैसे बांटना, धनलक्ष्मी का दर्शन कराना और चुनाव जीतना और फिर 5 साल भूल जाना। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया वहाँ पर रोकनी पड़ेगी। आज गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे स्कीम्स है, एजुकेशन की स्कीम्स है, बेनिफिशियल स्कीम्स है, हेल्थ की स्कीम्स है, वो ग्राउंड रूट लेवल तक पहुँचती नहीं है। तो अभी आयुष्मान योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, तो उसके ग्रामीण स्तर पे कार्ड ही नहीं बने हैं उन लोगों के। तो जब भी उनको दिक्कत होती है तो खर्चा खुद करना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्था है। शिक्षा के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, निर्वाह योजना है, तो वो वहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है, तो वो एजुकेशन बीच में ड्रॉप हो जाता है। वहाँ पर आदिवासी बड़े पैमाने पर है, तो आदिवासियों के जमीन के वहाँ पर हक के जो विषय, जमीन पट्टे के उनके विषय चल रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पिछले वक्त वहाँ पर विस्तार करके गया था, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अधिकारी से चर्चा किया, उन्होंने बताया कि ये दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, तो हम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो बोला सुप्रीम कोर्ट में इनके नाम दर्ज है क्या, इनकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन हो गई है क्या, नहीं गई है। तो फिर मैंने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और सुप्रीम कोर्ट की केस में इंटरवीन करवा दी, स्टेट गवर्नमेंट को इंटरवीन करवाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, करवा दिया। अभी सितंबर में उसका रिजल्ट आएगा तो उनको जमीन के पट्टे मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के ये आते हैं, फंड आता है, लेकिन जिनको चाहिए उनको नहीं मिलता, तो उसमें भी हमने काम करके मैक्सिमम लोगों को देने की कोशिश। ऐसे बहुत सारे हैं, इरिगेशन के फंड आते हैं, ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं जो वो हम वहाँ पर पिछले वक्त जब मैं विस्तारक था तब मैं इम्प्लीमेंट करता था। अभी भी मैं प्रत्याशी हूँ वहाँ का, मैं चुनाव कम्पीट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई आता है तो काफ़ी सारे मैं जो इश्यूज है वो सॉल्व कर रहा हूँ। अभी हमने काश्तकारों का एक आंदोलन को, काश्तकार कुछ आंदोलन को बैठे थे, उनके इशू एड्रेस किए हमने। पीक बीमा जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे लोगों को नहीं मिलते थे, वो देना चालू करवा दिया। उसमें क्रॉप इंश्योरेंस में जो डिफ़िकल्टी आती थी, सर्वे डिफ़िकल्टी, उसको हटाने की कोशिश की। अभी वहाँ पर संतरा और मौसम्बी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन इस बार 30% ऑरेंज और संतरा और मौसम्बी जो है वो पेड़ से नीचे गिर गए हैं, उनका नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट से चर्चा की, उसके ऊपर पॉलिसी डिप्लॉय करने की बात की। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज है जिसके ऊपर जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और आज मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, फिर भी ये इश्यूज को एड्रेस कर रहा हूँ। कल प्रत्याशी अगर बनूंगा तो मेरे दिमाग में भी प्लान है कि वहाँ पर ऑरेंज हब आना चाहिए, वहाँ पर कॉटन हब आना चाहिए, वहाँ पर सोयाबीन हब आना चाहिए। वहाँ पर क्रॉप वेस्ट से भी काफ़ी सारा क्रॉप वेस्ट है जो वेस्ट होता है, लोगों के काम में नहीं है। तो क्रॉप वेस्ट के ऊपर भी अगर इंडस्ट्री आ गई पैलेट्स बनाने की, जिसको हमने गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है कि क्रॉप वेस्ट से जो भी एनर्जी डेवलप होगी वो उसका 10% उस बॉयलर में यूटिलाइज होगी। वहाँ पर इसके लिए भी पोटेंशियल है, क्रॉप वेस्ट का इस्तेमाल करके कन्वर्जन टू एनर्जी एंड देन सेलिंग टू द बॉयलर्स,
बॉयलर कंपनी एंड उसके बाद में फार्मर को उसका फायदा मिलेगा। उसके लिए हमने मेड़ा में भी डाला है 1 रुपया प्रति केजी की सब्सिडी फार्मर्स को मिले। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं। आखिर गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना और डिपार्टमेंट का काम है पॉलिसी डिप्लॉय करना, और जनप्रतिनिधि का काम है जनता, डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट इनका दुआ बन के जो पॉलिसी है वो नीचे के स्तर पर जाकर लोगों का जीवन मान ऊंचा हो। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है उस एरिया में जो डिफिकल्टीज को एनालाइज करके वहाँ का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान लाके फिर उसी को इम्प्लीमेंट करा के लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, ये जनप्रतिनिधि का काम है। उसके ऊपर हम लोग काफ़ी स्टडी भी कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वहाँ मुझे पार्टी ने टिकट दी और वहाँ की जनता ने चुनकर दिया तो मैं 5 सालों में काटोल विधानसभा का सारा स्वरूप है वो बदल के दिखा सकता हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि 20-25 सालों से वहाँ पर जो कांग्रेस के यानी कह सकते हैं महाविकास अघाड़ी के जो विधायक होते हैं, इसके अलावा आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनको आप टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि इतने टाइम से वो रिपीट होते जा रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने वहाँ की जनता के लिए किया होगा, तभी तो वो रिपीट हो रहे हैं। जनता कैसे चुन रही है? बार बार जनता चुन रही है, तो ऐसा क्या कारण है कि बार बार जनता उनको चुन रही है? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स में नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वोट्स तुमको कितने मिलती है इसके ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है। तो कुछ पॉलिसीज इस तरीके भी लोग इलेक्शन पॉलिटिक्स में इस तरीके के भी हथकंडे अपनाते हैं जिसमें उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और उनके विरोधी दल के वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसका बेनिफिट उनको मिला है और उसका फायदा लेके 25 साल मतलब फूट डालो और राजनीति करो, ये जो राजनीति का उनका स्टाइल है वो स्टाइल में वो चले हैं। कास्ट पॉलिटिक्स में चले हैं। कास्ट पॉलिटिक्स में जाने में कोई अड़चन नहीं, जाना भी चाहिए, लेकिन फिर अपने लोगों को उस तरीके की सुविधा भी तो मुहैया कराना चाहिए। जो वोटर बड़े विश्वास के साथ में हमारे साथ में आता है वो वोटर को वो फैसिलिटी तो देनी चाहिए। अगर मैं एक कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना हूं, वहां पर मैं फैसिलिटी नहीं दे पाया और मेरे बाजू वाले कंस्टिट्यूएंसी में अगर फैसिलिटी मिलती है तो लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली जाता है। अभी पीढ़ियां बदल चुकी है, अभी लोगों की सोच बदल चुकी है, अभी यंग जनरेशन है। अभी सर्वे आया था कि 70% ऑफ वोट इज ऑफ यूथ एंड बिलो 40 ईयर्स। तो उनकी भी कुछ आइडियाज है, उनको भी कुछ लगता है कि ऐसा डेवलपमेंट हो। वो भी पूरी दुनिया घूमने वाले लोग हैं, बस उस तरीके की व्यवस्था वहां पर है नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि जीरो डेवलपमेंट है, लेकिन समय के साथ में जो व्यवस्था चाहिए वो नहीं है। चलिए, और डेवलपमेंट के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट कर रही है। आज जो गवर्नमेंट का अगर स्टेट पीडब्ल्यूडी का बजट है और वो बजट के तरफ बजट के जैसा नागपुर डिस्ट्रिक्ट की जिला नियोजन समिति डीपीडीसी है 1200 करोड़ की, उसमें हर कंस्टिट्यूएंसी को हमारी जो डीपीडीसी है वो 100 करोड़ रुपए देती है। तो बस एमएलए को करना क्या है कि कुछ लीज दे दे और यहाँ से वर्क ऑर्डर के उसके हाथ में आ जाते। उसका स्पेशल उसने क्या किया है कि एक आधा पैकेज लाया है गवर्नमेंट की तरफ से, 500 करोड़ का पैकेज मैंने इसके लिए ऑरेंज हब बनाने के लिए लाया, या 300 करोड़ का पैकेज मैंने लिया कॉटन हब बनाने के लिए लाया है, या इरिगेशन का एक बड़ा डैम बनाने के लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का पैकेज लाया। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, जो रेगुलर बेस पे चलता है। सरकार पैसा देती है, उतने पैसे में अपना डेवलपमेंट जो भी बनता है करने का, बाकी कोई विजन नहीं है, कोई अलग से कोई सोच नहीं है। वहां पर शॉपिंग मॉल भी नहीं है। एक कंस्टिट्यूएंसी में आज दुनिया इतनी आगे जा रही है, लेकिन आप अगर काटोल में कभी घूमने जाएंगे तो वहां पर शॉपिंग मॉल भी तालुका प्लेस पे शॉपिंग मॉल नहीं, इसका मतलब लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी नहीं। अगर आप लोगों की 25 साल में परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप एमएलए रहे कि आपने किया क्या? आपके तरफ तो सत्ता थी, 25 साल में से 25 साल में से 20 साल आपके पास सत्ता थी, आप मिनिस्टर रहे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही वाज मिनिस्टर। वहां के जो एमएलए है वो पहले दिन से मिनिस्टर रह चुके। अभी तो गृह मंत्री का कार्यकाल था, तो गृह मंत्री के कार्यकाल में कम से कम उनके डिपार्टमेंट का तो होम मिनिस्ट्री के तो कुछ काम दिखनी चाहिए था ना, वो भी नहीं। जैसे आपने वहाँ पर नाम लिया कि वहाँ संतरा के किसान हैं, मौसमी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, इसके अलावा कपास उगाई जाती है। ये तीनों भी मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तीनों की बात करता हूँ। अभी भी वहाँ पर जो किसान हैं परेशान हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाता है, या बहुत सारी चीज़ें, या फिर उनको अभी जैसे एमएसपी का बड़ा मुद्दा उठा है, आप इससे अच्छे से वाकिफ़ होंगे, विपक्ष ने काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया। किसानों को अभी भी मतलब उनका लागत का पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या हो रहा है? मतलब आपकी पर्सनली मतलब भाजपा तो कर ही रही है,
क्योंकि आप भाजपा की तरफ से वहाँ पे प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से बेसिकली किसानों के लिए क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी जो किसान को जो तकलीफ हो रही है, जो नुकसान हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री किसान पीक बीमा योजना बनाई थी, 1 रुपए वाली। अब जो किसानों ने उसमें अर्जी की है, उनके पैसे भी नहीं मिल रहे थे बीच के कार्यकाल में। तो आपने अभी एक हाँ, अभी मैंने वो उनका प्रोसेस में जिलाधिकारी से मिला, मैंने रीसर्वे करवाने की बात की। बीच में कुछ फार्मर्स भी एजिटेशन पे बैठे थे, उनको फिर साथ में लेके डिप्टी मिनिस्टर, यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, उनके हाथ में मीटिंग करवाई। कुछ उनके माध्यम से भी कुछ मुद्दे सामने, उसके ऊपर वर्कआउट करके एड्रेस करके उसको सोल्यूशन दिया। ये इमीडिएट जो हम लोग उनको रिटर्सल दे सकते तो वो हमने किया। लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में अभी वहां का जो क्रॉप कल्चर है, वो क्रॉप कल्चर के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट जब तक नहीं आएगी, काश्तकारों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की काफी योजना है, मतलब आत्मा की गवर्नमेंट की फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है, आत्मा योजना है, जिसने ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिला के अगर कोई कंपनी फॉर्म करते हैं, उनको 70% तक की सब्सिडी है। वो सब्सिडी को लेके क्रॉप के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट डाल के फिर उनका वो प्रोसेसिंग फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, और मार्केट में भी गवर्नमेंट ही परचेस करती है आज की तारीख में। उनको एपीएमसी में उस योजना के तहत स्टॉल भी है। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। बट ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स है, गवर्नमेंट इतना सारा पैसा फार्मर्स ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करती है। अगर फार्मर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की स्कीम की मिले, उनका ट्रेनिंग मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रचार प्रसार होगा, तो वो अपनी फार्मिंग स्टाइल चेंज करेगा। गवर्नमेंट उनको बताती है कि आज क्या मार्केट में चल रहा है, वर्ल्ड इंडस्ट्री में, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से हमने किस तरीके से आगे जाना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पे कपास निकलता है, एक छोटे शॉर्ट लेंथ का कपास निकलता है, एक लॉन्ग लेंथ का कपास मिलता है। लॉन्ग लेंथ का कपास जो है वो महंगा है, शॉर्ट लेंथ का सस्ता है, और शॉर्ट लेंथ का कपास है वो महंगा है। वो तो किसी से जीन्स बनता है, किसी से कॉमन पैंट बनता है। तो जिस कपास से जीन्स बनता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग इस तरीके से, अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशन है और हमारे जो इंस्टीट्यूशन फार्मर्स को बताए, ठीक है भैया, तू 10 एकड़ तू अगर कपास लगा रहा है तो 8 एकड़ में तू शॉर्ट वाला लगा, जो सस्ता जो कपास निकलता वो लगा, 2 एकड़ में तू महंगा कपास लगा के देख, और रिजल्ट देखते हम लोग। तो ये सारे प्रयोग तब तक नहीं हो सकते जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के इसका प्लानिंग ना करे और इम्प्लीमेंट करके लोगों को उसका फायदा कराना दे। ये सारी की सारी व्यवस्था और अधिकार है ना। अगर वहां पर उस कंस्टिट्यूएंसी में अगर फार्मर्स का ट्रेनिंग ही नहीं होता होगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि गुजरात का जो फार्मर है वो 1 एकड़ में अगर 15 क्विंटल कपास ले पाता है, और काटोल का फार्मर है वो 1 एकड़ में खाली 5 क्विंटल कपास लेता है। तो क्यों डिस्पेरिटी है, क्या कमी हो रही है, क्या अड़चन है, इसके ऊपर चर्चा करके उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। अंतिम सवाल ये है हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप काटोल जा रहे हैं और वहाँ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। भाजपा आपके ऊपर भरोसा जताती है, विश्वास करती है, आपको टिकट भी देती है और आप जीत भी जाते हैं। तो आपके क्या चीज़ें रहेंगी जो वहाँ पर बदलाव करना चाहेंगे, वो हमारे दर्शकों को बताएं, काटोल की जनता को बताएं। मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बढ़ाना। हर आदमी के जेब में पैसा आना चाहिए। वो कैसे बढ़ाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यही एक जरिया है। मैंने आपको बताया कि वहां पर हब आ सकते हैं। देखिए कैसा है कि वहां पर ऑरेंज 10,000 टन साल का ऑरेंज निकलता है, उसका सेग्रीगेशन होकर उसका ग्रेडेशन होगा। एक सिंपल उदाहरण, एक सिंपल एग्जांपल है, हम तिल खाते हैं। तिल जो है वो डी ग्रेड का तिल जो है वो 80 रुपए किलो, और ए ग्रेड का तिल है वो 800 रुपए किलो है। अभी उसका ग्रेडेशन करके हम पार्ट अलग करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो 1 किलो में अगर 100 ग्राम अगर हमको ए ग्रेड का तिल मिलेगा तो 100 ग्राम की कीमत हमारी 80 रुपए निकल गई, जबकि हम पूरा का पूरा तिल 80 रुपए में बेचते थे। बिल्कुल। और वो अगर हम वो ग्रेडेशन करें तो 80 रुपए वो मिलेंगे 100 ग्राम के ए ग्रेड के, 40 रुपए हमको मिलेंगे बी ग्रेड के इसके, उसके बाद में हमको 20 रुपए मिलेंगे सी ग्रेड के, और डी ग्रेड के तो हमको 80 रुपए मिल रहे। अब ये अगर हम ऐड कर ले 1 किलो तिल में से अगर ये हम लोग डिवाइड करें तो हमारा देखिएगा 200 रुपए का किलो का तिल का हमारा वैसा ही पैसा बढ़ गया। तो वो यूनिट तो होना चाहिए वहां पर, सेग्रीगेशन। वैसा ही इसमें भी है, ऑरेंज में भी है, कॉटन में भी है। सेग्रीगेशन होगा, उसका डिग्रेडेशन होगा, ग्रेडेशन के बाद में हमको बेनिफिट मिलेगा। वैसा ही अभी वहां पर अभी मैं घूम रहा हूँ तो काफी काश्तकारों के पास में मिल्क का भी प्रोडक्शन है। तो कलेक्शन सेंटर है, लेकिन वहीं पे अगर कूलिंग सेंटर भी आ जाए
तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचेगा। बिल्कुल, उनका अगर दूध भी खराब नहीं हाँ दूध भी खराब नहीं होगा। अगर वहां पर कॉटन इंडस्ट्री आ जाए तो कपास वाले अभी क्या कर रहे हैं, व्यापारी उनसे खरीद रहे हैं और दूर कहीं पे तो भी ट्रांसपोर्ट करवा रहे, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो काश्तकार बियर कर रहा है, अगर वही के वही है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अगर बचता है पर केजी के हिसाब से या पर टन के, वो बेनिफिट काश्तकारों को मिलेगा। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, कलेक्शन का पैसा, लेबर का पैसा बचेगा, जिसका बेनिफिट इनडायरेक्टली डायरेक्टली फार्मर्स को ही मिलेगा। ये एक पार्ट है। उसको प्रोसेस करके अगर हम बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी फार्मर्स को जाएगा। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि काटोल से आपको टिकट भी मिले और वहाँ से जीते भी। जैसे भी है वो तो जनता बताएगी कि आप क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं मनीष कुमार अंकुर, नागपुर से, धन्यवाद।